हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बायोग्राफ में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आज हम बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। और बहिर्जात बल का भी आज पार्ट 1 है। कौन सा? बहिर्जात बल का भी दोस्तों आज पार्ट 1 है। तो हमारा आज का टॉपिक है बहिर्जात बल। तो दोस्तों बिना देर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है बहिर्जात बल। तो सबसे पहले दोस्तों बहिर्जात बल होता क्या है, मतलब कि बहिर्जात बल की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। कि अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी की सतह पर जो बल लगता है, सतह पर लगने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहिर्जात क्या होता है, मतलब कि बहिर्जात बल की परिभाषा क्या है। तो अब आगे चलते हैं। तो परिभाषा क्या है? अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी सतह पर लगने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे कि अनाच्छादन क्या होता है दोस्तों? अपक्षय तथा अपरदन की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन दो प्रकार के होते हैं, एक अपक्षय और एक अपरदन। तो अपक्षय तथा अपरदन की जो संयुक्त प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम अनाच्छादन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि अपक्षय क्या होता है और अपरदन क्या होता है। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सबसे पहले हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि अपक्षय की होता क्या है, ये उसकी अपक्षय की परिभाषा क्या है। तो अपक्षय की परिभाषा है चट्टानों का अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रिया द्वारा कमजोर होने, टूटने, सड़ने, विखंडित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि चट्टानों का अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया द्वारा उनके कमजोर होने, टूटने और उनके चट्टानों सड़ने और चट्टानों को विखंडित होने की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। और दोस्तों एक बात और कि अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। यह जो अपक्षय है दोस्तों एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों बहिर्जात बल क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है। और अनाच्छादन दो प्रकार होते हैं, अपक्षय और अपरदन। और उन अपक्षय और अपरदन में अपक्षय की परिभाषा क्या होती है वो हमने देख लिया है। और मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ गया होगा अब तक का। तो अब अपक्षय के बारे में आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो अब है अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के कितने प्रकार है? तो दोस्तों अपक्षय के 3 प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय 3 प्रकार के हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले तीनों के बारे में जानेंगे, परंतु सबसे पहले दोस्तों हम भौतिक अपक्षय के बारे में देखेंगे। इसके बारे में आज हम भौतिक अपक्षय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भौतिक अपक्षय होता क्या है। मतलब कि दोस्तों भौतिक अपक्षय की परिभाषा क्या है। तो तापमान, जल, वायु, दाब
आदि के कारण चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर विखंडित होने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। किसको? तापमान के कारण, जल के कारण, वायु के कारण और दाब के कारण दोस्तों जो चट्टानें हैं वो अपने स्थान पर ही कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद वो विखंडित हो जाती है, मतलब अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो उस जो प्रक्रिया है पूरी, उसको हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। और एक और बात दोस्तों, भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भौतिक अपक्षय है उसको दोस्तों यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा तो भौतिक अपक्षय क्या होता है, मतलब कि भौतिक अपक्षय की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण थे दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब। अब हम दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब को हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अब है दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण। तो भौतिक अपक्षय के कारण में दोस्तों पहला कारण था तापमान। क्या था? तापमान। तो दोस्तों तापमान में दो क्रिया होती है, एक पिंड विच्छेदन और दूसरी अपसर्कन। दो क्रिया होती है तापमान में, पिंड विच्छेदन और अपसर्कन दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं पिंड विच्छेदन क्या होता है। पिंड विच्छेदन क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों पिंड विच्छेदन क्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? जो पिंड विच्छेदन जो क्रिया है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और जो अपसर्कन क्रिया है, अपसर्कन जो क्रिया है यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दोनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है दोस्तों। पिंड विच्छेदन क्रिया में दोस्तों दिन में तापमान अधिक होगा। जो पिंड विच्छेदन क्रिया में दोस्तों दिन में तापमान अधिक हो जाता है तो चट्टानों का प्रसार होता है। क्या होता है? चट्टानों का प्रसार होता है। जब पिंड विच्छेदन क्रिया में दिन में तापमान बढ़ जाता है जो चट्टान है, चट्टान का प्रसार होता है। और रात में तापमान कम हो जाता है। क्या होता है? रात में तापमान कम हो जाता है तो जो चट्टानें हैं ये सिकुड़ जाती है। क्या होती है? जो चट्टानें हैं दोस्तों यह सिकुड़ जाती है। तो उसकी क्रिया को हम पिंड विच्छेदन क्रिया कहते हैं कि दिन में तापमान अधिक होने के कारण चट्टान का प्रसार होगा, रात में तापमान कम होगा तो चट्टान का सिकुड़न होगा, चट्टान सिकुड़ जाएगी। तो यही क्रिया चट्टान का प्रसार, चट्टान सिकुड़ना, प्रसार होना, सिकुड़ना, प्रसार होना, सिकुड़ना, यह क्रिया जो है यह बार बार होती है तो चट्टान का विखंडित हो जाता है। मतलब चट्टान अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, अपने स्थान पर अलग अलग भागों में अलग अलग भाग हो जाते हैं चट्टान के, मतलब कि चट्टान विखंडित हो जाती है। तो उस क्रिया को हम पिंड विच्छेदन कहते हैं। जैसे कि ये चट्टान है एक मान लो, और चट्टान पे तापमान पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ सूर्य है, जो तापमान चट्टान पे पड़ रहा है। तो जब चट्टान पे तापमान पड़ेगा तो चट्टान का प्रसार होगा, रात में चट्टान का सिकुड़न होगा, प्रसार होगा, सिकुड़न होगा। तो यह क्रिया जो बार बार होती है तो जो चट्टान है यह अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। चट्टान के अलग अलग भाग हो जाते हैं। जैसे कि चट्टान है, तापमान बढ़ रहा है तो ये क्रिया प्रसार और सिकुड़न होने के कारण चट्टान जो है अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ गई है। तो उस क्रिया को हम पिंड विच्छेदन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तापमान में पहली क्रिया पिंड विच्छेदन। अब दूसरी क्रिया है अपसर्कन। तो अपसर्कन भी दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जो अपसर्कन क्रिया है यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो अब देखते हैं अपसर्कन क्रिया होती क्या है। तो
तापमान के कारण चट्टान की ऊपरी परत के छिलके के रूप में अलग होना अपसल्कन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हम प्याज के छिलके छीलते हैं, फिर प्याज को खाते हैं या सब्जी में बनाते हैं, तो तापमान के कारण चट्टान की जो ऊपरी परत है उसके जो छिलके हैं, मतलब ऊपरी परत के छिलके के रूप में अलग होना अपसल्कन कहलाता है। जैसे कि ये चट्टान है, इस पर तापमान पड़ा, तो तापमान पड़ने के बाद दोस्तों जो चट्टान है उसकी जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत दोस्तों छिलके के रूप में अलग हो जाती है, तो उसी क्रिया को हम अपसल्कन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि हम प्याज को छीलते हैं, प्याज के छिलके छीलते हैं दोस्तों, फिर उसको खाते हैं। वैसे ही चट्टान का है कि चट्टान के ऊपरी परत तापमान पड़ता है तो चट्टान के ऊपरी परत छिलके के रूप में अलग हो जाती है, तो उस क्रिया को हम अपसल्कन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। भौतिक अपक्षय के कारण में पहला कारण तापमान, और तापमान में दो क्रिया होती है, पिंड विच्छेदन और अपसल्कन। तो आपको समझ में आ गया पिंड विच्छेदन और अपसल्कन। तो भौतिक अपक्षय का पहला कारण तापमान हो गया। तो अब दोस्तों दूसरा कारण जो है वो भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण में दूसरा कारण जल। कौन सा? जल। तो दोस्तों जल में 3 क्रिया होती है, उसमें से सब पहली क्रिया है तुषार चीरण। क्या? तुषार चीरण। तो तुषार चीरण क्या होता है? तो तुषार चीरण चट्टानों में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? तुषार चीरण कहलाता है। कि दोस्तों यह एक प्रकार की चट्टान है और चट्टान में यह एक दरार है, यह दरार है। तो दरार में दोस्तों जब पानी आके जम जाता है, पानी पर जो दरार है चट्टान में, उसमें पानी जब प्रवेश कर जाता है तो उसे हम तुषार चीरण कहते हैं। और जो तुषार चीरण जो ये क्रिया है यह मध्य अक्षांशों में होती है। कहाँ होती है? जो ये क्रिया है तुषार चीरण यह मध्य अक्षांशों में होती है। और तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में जो तापमान है वह हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु का मतलब है कि बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। पानी उसको बर्फ जम जाती है, तो बर्फ जम जाती है, फिर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जो बर्फ है दोस्तों उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है वह और दरार में प्रसार होता है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है और दरार में प्रसार होता है। और इधर दोस्तों दिन में तापमान बढ़ जाता है और दोस्तों जो बर्फ है वो यहाँ जम जाती है और यहाँ जो बर्फ है ये फिर से जल में बदल जाती है। किसमें? जो बर्फ है ये फिर से जल में बदल जाती है। जल में बदल जाती है और आयतन में कम आ जाती है, आयतन में कमी आ जाती है। वह दरार में सिकुड़न आ जाती है। क्या आती है? जो दरार थे उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो यहाँ रात्रि में दरार में प्रसार हो रहा था और दिन में दरार में सिकुड़न हो रहा था। तो यह क्रिया दरार में प्रसार, दरार में सिकुड़न, यह क्रिया बार बार होती है, तो उससे चट्टानें विखंडित होती है, मतलब चट्टानें टूट जाती है। चट्टानें अपने ही स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो इसे हम जल द्वारा चट्टानों का विघटित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया तुषार चीरण क्या होता है? चट्टानों में जल का प्रवेश। और तुषार चीरण यह क्रिया मध्य अक्षांशों में होती है। और तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है, मतलब बर्फ जम जाती है और बर्फ का मतलब जो पानी है उसका आयतन बढ़ जाता है और दरार में प्रसार होता है। और दिन में तापमान बढ़ जाता है और बर्फ जो है वह जल में बदल जाती है और इसका आयतन कम हो जाता है, वह दरार में सिकुड़न आ जाती है। तो यह क्रिया प्रसार सिकुड़न, यह क्रिया जब बार बार होती है तो उससे चट्टान विखंडित हो जाती है, चट्टान टूट जाती है, तो उसे हम जल द्वारा चट्टानों का विखंडित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों तुषार चीरण।
जल में पहली क्रिया तुषार चरण। अब दोस्तों जल में जो दूसरी और जो तीसरी क्रिया है वो भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों जल की दूसरी क्रिया केशिक्त। तो केशिक्त क्या होता है? जब चट्टानों पर वर्षा के कारण जल जमा होने तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण चट्टानों में कोशिकाओं के निर्माण से दरारें बनकर चट्टान का जो विखंडन होता है तो उसे हम केशिक्त द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। कैसे? जब चट्टानों पर वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जल जमा हो जाता है। जल जमा होने के कारण वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों चट्टानों में कोशिकाओं के निर्माण से दरारें बन जाती है। तो दरारें बनकर चट्टानों विखंडित हो जाती है। दरारें बनकर दोस्तों जो चट्टानें यह विखंडन हो जाती है, मतलब चट्टानों अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो उस क्रिया को हम केशिक्त क्रिया कहते हैं। केशिक्त द्वारा चट्टानों का विखंडन। तो ये थी हमारी जल में दूसरी क्रिया केशिक्त। अब तीसरी है गतिज जल। गतिज जल। गतिज जल क्या होता है दोस्तों? तो ये ऊपरी क्षेत्र है। ये दोस्तों ऊपरी क्षेत्र है और यह निचला क्षेत्र है। यह निचला क्षेत्र है। तो जो पानी है मतलब जो जल है यह ऊपरी क्षेत्र से होते हुए यह निचले क्षेत्र में गिरता है। मतलब यहाँ चट्टान है, ये चट्टान है। तो ऊपर से दोस्तों जो जल है यह नीचे गिरा चट्टान के ऊपर, तो जो चट्टान है यह टूट जाती है, मतलब चट्टान का विखंडित हो जाती है। तो उस क्रिया को हम गतिज जल द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। मतलब जल गिरा और चट्टानों पर, तो चट्टान अलग अलग भागों में अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो उसे हम गतिज जल द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का जल प्रपात है। यह एक प्रकार का जल प्रपात है। तो आपको समझ में आ गया होगा जल में जल की दूसरी क्रिया केशिक्त और तीसरी क्रिया गतिज जल। तो अब भौतिक अपक्षय के कारण में पहला कारण हो गया है, दूसरा कारण जो जल है वह भी हो गया है। तो अब जो तीसरा कारण है दोस्तों वह भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख डाउन ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो भौतिक अपक्षय के कारण में तीसरा कारण है वायु। यह वायु। तो दोस्तों वायु के कारण कैसे चट्टानों में विखंडित होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो जो वायु है ये एक मिश्रण है। क्या है? ये जो वायु है ये एक मिश्रण है। वायु में दोस्तों गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मिश्रित होते हैं। मतलब कि गैसें, जलवाष्प और धूल के कण वायु में मिले होते हैं। मिश्रण, इन सभी का वायु में मिश्रण होता है। तो वायु के कारण भौतिक अपक्षय को हम क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय को हम घर्षण कहते हैं। जलवाष्प में क्रिया है घर्षण क्रिया। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं घर्षण क्या होता है। तो आप समझ लीजिए यह एक प्रकार की चट्टान है। क्या है? यह एक प्रकार की दोस्तों चट्टान है और यहाँ से वायु आ रही है। तो वायु में दोस्तों गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मिले होंगे। तो जो वायु है यह जब चलती है तो अपने साथ गैसें, जलवाष्प और धूल के कणों को भी लेकर चलती है। तो यहाँ से वायु चलती है, मतलब कि पवन। तो यहाँ से वायु चलती है जो यहाँ चट्टान में टकरा जाती है। मतलब चट्टान को वायु चलती है और चट्टान पे आकर टकरा जाती है। तो पवन में गैसें, जलवाष्प और धूल के कण होंगे। तो जब धूल के कण और चट्टानों में घर्षण होगा, क्या होगा? जब धूल के कणों में और चट्टानों में जब घर्षण होगा, घर्षण क्रिया होगी, तो चट्टान विखंडित हो जाएगी, मतलब चट्टान टूट जाएगी। जहां चट्टानों में जहां घर्षण होगा तो वहां से चट्टान टूट जाएगी, मतलब चट्टान का विखंडित हो जाएगा, चट्टान विखंडित हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वायु के कारण कैसे चट्टानों का विखंडित होती है, चट्टान कैसे विखंडित होती है। चट्टान अपने ही स्थान पर
कैसे अलग अलग भागों में बट जाती है। तो अब भौतिक अपक्षय के कारण में तीसरा कारण था हमारा वायु। वायु का मिश्रण है गैसें, जलवायु और धूल के कारण। वायु के कारण भौतिक अपक्षय घर्षण के कारण होता है। वायु में एक क्रिया है घर्षण। तो यहाँ से वायु चलती है, चट्टान और वायु में टकराव होता है, तो धूल के कणों और चट्टान में घर्षण क्रिया होती है। तो चट्टान जहाँ घर्षण क्रिया होगी वहां चट्टान टूट जाएगी। तो उसे हम वायु द्वारा या वायु की जो क्रिया घर्षण द्वारा चट्टानों का विखंडित करते हैं। तो भौतिक अपक्षय में तीसरा कारण था वायु। अब फोर्थ नंबर का चौथा कारण है दाब। तो अब दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। दाब में एक क्रिया है दाब विमोचन या दाब मुक्ति भी उसे कह सकते हैं। दाब विमोचन को दोस्तों दाब मुक्ति भी कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि दाब विमोचन होता क्या है। तो ऊपरी चट्टानें हटने से, ऊपरी चट्टानों के हटने से दोस्तों जो निचली चट्टानें हैं उनमें दबाव कम हो जाता है। तो निचली चट्टानों में जब दबाव कम हो जाता है तो जो चट्टानें हैं चटक जाती है, मतलब कि चट्टानों में दरार आ जाती है। जब चट्टानों में दरार आ जाती है तो चट्टानें विखंडित हो जाती है। क्या हो जाती है? चट्टानें विखंडित हो जाती है। तो उसे हम दाब के कारण चट्टानों का विखंडित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। दाब में एक क्रिया है दाब विमोचन, इसे दाब मुक्ति भी कह सकते हैं। दाब विमोचन क्रिया होती क्या है। तो ऊपरी चट्टानें हटने से निचली चट्टानों में दबाव कम होता है, तो कम होने के कारण दरारें पड़ जाती है। तो दरारें पड़ जाती है तो चट्टानें में विखंडित हो जो चट्टानें हैं विखंडित हो जाती है। तो उसे हम दाब के कारण चट्टानों में विखंडित होना यह क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय। तो आज हमने देखा दोस्तों कि भौतिक अपक्षय के कारण तापमान के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, जल के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, और वायु के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, और लास्ट हमारा दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया भौतिक अपक्षय कहलाती है। तो भौतिक अपक्षय के कार्य दोस्तों आज हमने देखा। और दोस्तों आज हमने अपक्षय देखा, और अपक्षय के जो प्रकार हैं 3 प्रकार थे, उसमें से जो पहला प्रकार था भौतिक अपक्षय वो आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। और जो अपक्षय के बाकी के कारण थे 2 वो कल हम देखेंगे, और जो अपवर्तन था वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों कल का भी वीडियो देखना नहीं भूलना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि सभी बहिर्जात बल के बारे में समझ सके दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।